strong. हेल्थ पर बात चलती है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है पूरे लोलाब में। नो डाउट हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, बट बहुत सारे चैलेंज हैं। अगर आपको 10 सेकंड में कोई हर्ट कर रहा है, आपको उन 10 सेकंड में उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी तरफ। सरकारी स्कूल में खुद टीचर हो तो आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल प्राइवेट स्कूलों में क्यों एडमिशन करते हो? हमारे पीछे जो सोसाइटी, हमें हमको दिखाना कि हम हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू देम। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आए हैं लोलाब वैली। आपको बता दूं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद जगह जगह जाना, लोगों की बातें सुनना और उन्हें आला हुक्काम तक पहुंचाना है। हमारी टीम हर जगह का दौरा करती है, चाहे बात नॉर्थ कश्मीर की हो, साउथ कश्मीर की हो, सेंट्रल कश्मीर की हो या चाहे बात बॉर्डर एरियाज की हो। हमारा मकसद हमेशा यही रहता है कि हम लोगों की बात, उनके दिल की बातें जो है आला हुक्काम तक पहुंचाए। इसी तरह आज हमारी टीम ने दौरा किया था लोलाब वैली का। तो आइए बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, करते हैं यहाँ के लोगों से बात। कि एजुकेशन के हिसाब से अभी काफ़ी तरक्की आई है। पहले क्वांटिटी पे हम जोर देते थे, अभी क्वालिटी हमारे पास आ चुकी है। पढ़ना है कि हम पढ़ क्या रहे और हम ये नहीं समझ रहे कि हम फ्यूचर के लिए करें क्या। पिछले 5 सालों में एजुकेशन में काफ़ी चेंज आई है। यहाँ के बच्चे बहुत आगे पहुँच गए हैं। आज से तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। उस वक्त उन्होंने कहा, जब आप तालीम दोगे तो तालीम के साथ हुनर भी दो। गवर्नमेंट जो है उनको फोकस्ड रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट इदारे हैं उन पे फोकस्ड रहना चाहिए, सो दैट जो हमारे पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं उनको वहाँ से फ़ायदा मिले। यूथ अनएम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गलत कामों में लग जाती है। हमारे पास स्पोर्ट्स है, हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे पास आर्ट का सेक्शन आता है जहाँ पर हम आर्ट सीख सकते हैं एटसेट्रा। हमारे हॉस्पिटल में अभी तक MRI की फैसिलिटी नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में CT स्कैन नहीं होता। हमारे हॉस्पिटल में जो ICU है वहां पर वो मेंटेन नहीं किए गए हैं। Like charity comes from home, change also comes from within. नाज़रीन, हम इस वक्त एजुकेशन की बात कर रहे थे, हम इस वक्त अपने यूथ की बात कर रहे थे। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें किसी नेशन को तबाह करना होता है तो उसके यूथ को टारगेट बनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि कश्मीर जो है, यहाँ पे ड्रग एडिक्शन का जो मेनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि हमने पंजाब को भी अब पीछे छोड़ दिया ड्रग एडिक्शन के नंबर में। स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो जानने की कोशिश करूंगी यहाँ के लोगों से कि क्या यहाँ पे भी ड्रग एडिक्शन का उसी तरह जो मेनेस फैल रहा है जिस तरह बाकी पार्ट्स में फैल रहा है, और क्या यहाँ के लोगों का क्या इकदामात इन्होंने उठाए हैं कि हमारे जो बच्चे, हमारा जो यूथ है उसको ड्रग एडिक्शन से दूर रखा जाए। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, काफ़ी हद तक इस पर काबू किया गया है, लेकिन उतनी वो हम कहें ना वो सक्सेस नहीं मिली है जितनी होनी चाहिए। रीज़न कुछ बहुत सारे हैं, मैं कुछ पर नज़र डालूंगा। अब बात आई नारकोटिक्स जो एक्ट लगा है, उसके बाद जब एक बंदे को 3 साल के लिए जेल में डाला जाता है, वो 3 साल के बाद जो बाहर आ जाता है, उसने कहा मैंने क्या खोया, वो दोबारा वही काम करता है कि उसकी पिछले 3 साल की भरपाई वहाँ पर करनी है। इसलिए वो प्रॉब्लम जो लैक जो हो रहा है कि मेन चीज़ है कि जो स्किल्स देने चाहिए थे यूथ को, जो स्किल्स होने चाहिए उनको पहले वो दिए ही नहीं। अब वो खाली हाथ बैठा है, उसे कुछ तो कुछ करना है। जब उसके पास स्किल्स नहीं है, वो उसका वो कहते हैं एब्सोल्युटली दूसरी तरफ जाता है। को प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, जो कानून बनाने वाले भी हैं वो खाली एक साइड पर नजर दौड़ाते हैं, जो उसका दूसरा साइड होता है कि बंदा उस तरफ क्यों जा रहा है, क्या कोई ज़बरदस्ती ले रहा है या अपने विल से वो जा रहा है। मैन उस वो बात फोकस पॉइंट वो होना चाहिए। तो जब वो जुडिशरी में पूछते हैं तो वहाँ से उनको बेल करके या और कुछ करके वापस ले जाते हैं, जिससे जो हमारी जो बाकी यूथ है उनको कोई ये नहीं होता है। जब उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है जो ड्रग में होते हैं,
तो जो बाकी जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो वो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जब उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है तो उनको भी ये वो जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी उसी में होते हैं। ड्रग्स में ये चेंज तो आती रहती है, बट हमें पहले ये देखना है कि हम किस तरह उसको कंट्रोल कर सकें। जो मेन चीज़ उसका रूट कॉज जो है वो किस तरह ख़त्म हो सकता है, उसमें आई थिंक कि जो एज ए टीचर मेरी एक्सपीरियंस है उसमें पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर्स की भी, क्योंकि कभी कभार मैंने भी ऐसे बहुत सारे केसेस जो मैंने देखे हैं, कभी कभार जब हम देखते हैं जब कोई बच्चा उसमें इन्वॉल्व होता है, जब हम उसे पूछते हैं, पूछताछ हम शुरू करते हैं प्यार से, लाड प्यार से उसे पूछते हैं, तो कभी कभार पेरेंट्स की भी गलती होती है। इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए माँ बाप की भी बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है और असातिज़ा किराम का भी बहुत ज़्यादा रोल है। और जैसे लास्ट ईयर स्कूलों के नज़दीक अगर कोई शॉप है जिसमें जिस पे सिगरेट होते हैं, सिगरेट बेचते हैं, उन पे पाबंदी लगी है, लेकिन स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि मार्केट में शॉप्स है जहाँ पे ज़्यादा बच्चे मतलब जाते रहते हैं, जहाँ पे कोई मतलब पॉइंट होता है, ट्रांसपोर्ट का कोई अड्डा होता है, तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं। नज़दीक में अगर कोई बच्चा छोटा जो माइनर होता है अगर वो जाता है सिगरेट खरीदने के लिए तो उनको सिगरेट नहीं मिलने चाहिए। इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। ड्रग्स की बात चल रही है तो आपने यहाँ पे हाईलाइट किया कुपवारा को, इवन के होल नॉर्थ कश्मीर को, तो इसमें आप मुझे ये बात बोलिए कि ड्रग्स आते कहाँ से, ये ड्रग्स ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहे हैं? कहीं नॉर्थ कश्मीर में या कुपवारा में यहाँ पे तो किसी जगह ब्राउन शुगर नहीं निकलता है, यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है वो यहाँ पे तो नहीं उगती हैं। ये सारा ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड द कंट्री से, और ये सबसे बड़ी वीकनेस मेरी नज़र में गवर्नमेंट की है। अगर गवर्नमेंट सबसे पहले इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी कि ये ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं यहाँ पे, जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट बॉर्डर एरिया से यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में होता है तो यहाँ पे लास्ट में फंसता कोई भी है जो आगे ट्रांसपोर्ट इधर उधर से करता है वो फंस जाता है, उसके लिए कानून बने, उसको सज़ा मिलती है, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है कि ये ड्रग्स आते कहाँ से। तो वही हमें बता दीजिए कि ये ड्रग्स आती कहाँ से? जैसे आपने कहा कि क्रॉस बॉर्डर से ड्रग्स आती है, तो क्या वजह है कि हमारी पड़ोसी मुल्क जो है हमारी कंट्री के अंदर ड्रग्स भेज रहे हैं, हमारी यूथ को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, इसका क्या वजह है? और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं उस चीज को रोकने के लिए, तो इस जो क्रॉस बॉर्डर जो आ रहा है ड्रग्स, उसमें लोकल लोगों का भी जो बहुत बड़ा हाथ होता है, तो क्या वजह है कि क्रॉस बॉर्डर से यहाँ पे भेजी जा रही है? तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क होगा वो तो यही चाहेगा कि कश्मीर में या इवन के होल इंडिया में यूथ जो है वो ड्रग एडिक्ट हो जाए, यहाँ की तरक्की कम हो जाए। लेकिन अगर वहाँ पे सिविलियंस का हाथ होगा बॉर्डर क्रॉसिंग में, लेकिन वहाँ पे तैनात सिक्योरिटी होती है, सब बॉर्डर सिक्योरिटी के अंडर होते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी वीकनेस मेरे नज़र में यही है, तभी ड्रग यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर क्या सारे इंडिया में फैल रहा है। पॉइंट है ड्रग्स का, ये जितना इस पे ज़्यादा बोलेंगे उतना कम है मैम, क्योंकि हर एक घर में ये बात है कि ड्रग्स आते कहाँ से। सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेरेंट की, सबसे बेसिक, क्योंकि अगर मैं एक यूथ हूँ यहाँ पर 40 साल का, अगर मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ दुकान पर सिगरेट खरीदने के लिए, क्यों मैं भेज रहा हूँ? बीइंग एन एजुकेटेड, मैं लिटरेट हूँ, तो उसको भी एक आदत लग जाती है। मैम ने यहाँ पर पॉइंट दिया है, इंसाफ ने रखा, उन्होंने रखा, जैसे मैम ने बोला कि अगर मार्केट में कोई बच्चा जा रहा है सिगरेट खरीदने के लिए, अगर वो अंडर एज है तो दुकानदार क्यों देगा उसको? उसके लिए तो कोई कानून बनना चाहिए। दुकानदार तो देगा ओवैसे, बिकॉज उसको तो पैसे कमाने हैं, उसने तो सिगरेट रखी है दुकान में, उसको तो बेचने हैं ना, उसको तो पैसा कमाना है, चाहे कैसे कमाएगा वो, तो उसको बेचना है वो। अभी आपने बात की कि ड्रग्स आते कहाँ से, एटलीस्ट हमें तो नहीं पता है, किसी को यहाँ पर नहीं पता है। इसमें एक ड्रग जो ट्रैफिकिंग हो रही है उस पर पुलिस अपना काम कर रही है, हम ये नहीं बता सकते वो काम नहीं कर रहे हैं, हर एक एजेंसी अपना काम कर रही है, ठीक है ना। बट एटलीस्ट बीइंग ए सिटीजन ऑफ लूला, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैनू की तनु की, मुझे क्या है इसके साथ, ये तो टॉपिक चलता जाएगा और जो आने वाली जनरेशन है वो बर्बाद हो जाएगी।
اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں, ایجوکیشن نو ڈاؤٹ کہ ہم دے رہے ہیں بچوں کو, بٹ ساتھ ساتھ میں جیسے میم نے بولا اسکولوں کے اندر ڈرگس پہ بات ہونی چاہیے. سر ہم سبھی اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں دیٹ ہاؤ وی کین اوور کم دس, لیکن ہم یہ نہیں یہ پوائنٹ نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ڈرگ ایڈکشن میں جو بچے انوالو ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں. یہاں پہ جو ابو 18 ہوتے ہیں, جو کشمیر کی بات کروں تو یہاں پہ ان امپلائمنٹ ریٹ بہت ہی ہائی ہو گئی ہے. ڈیو ٹو دیٹ پوائنٹ جو نوجوان ہے یہاں کے وہ سبھی انوالو ہو رہے ہیں ڈرگ ایڈکشن میں. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کچھ اسکیمز, اسکل ڈیولپمنٹ اسکیمز, یہ پروگرامز انیشیٹ کریں, اور تو وہ امپلائمنٹ پرووائڈ کرے یوتھ کو, تاکہ وہ انگیج رہے اپنی پڑھائی میں, وہ انگیج رہے اپنے اسٹڈیز میں, امپلائمنٹ میں, نہ کہ وہ rather than getting involved in the drug addiction. آپ سے میرا یہ سوال رہے گا کہ آپ نے کہا ان امپلائمنٹ ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے ڈرگس میں انوالو ہوتے ہیں, تو اگر ہم نے ایسے ہی کہا تو اس طرح تو ہم بچوں کو اور موٹیویٹ کر دیں گے کہ ارے بھائی ان امپلائمنٹ ہے تو تم ڈرگس کر لو. ہمیں ایز اے سول سوسائٹی اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے. تو آپ ایک یوتھ ہے, مجھے بتائیے ایک یوتھ کے پرسپیکٹیو سے کہ آپ کس طرح اپنے فیلو سٹیزنس کو, جو یوتھ ہے ان کو آپ کس طرح سے اس ڈرگ سے بچنے کا سولوشن بتائیں گے. Obviously جب میں خود کی بات کروں, I am myself an unemployed person, تو جب انسان گھر پہ رہتا ہے تو اوبویسلی انسان جب ابو 18 ہوتا ہے تب وہ ڈپینڈنٹ نہیں رہ پاتے ہیں پیرنٹس پہ. یہ خود کی بھی شرم ہوتی ہے اگر پیرنٹس سے پیسے مانگے. جب اوبویسلی بچوں کو ہائپر ٹینشن ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا اسٹڈیز کی تھی اینڈ آئی ایم ناٹ گیٹنگ مائی امپلائمنٹ, ڈیو ٹو دیٹ پوائنٹ وہ انوالو ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکشن میں. اٹ از ناٹ لائک اونلی ڈرگ ایڈکشن, سگریٹس بھی ایک ایڈکشن ہے. فرشتوں کا آنے کا سلسلہ بند ہوا ہے, آسمان سے فرشتے اس کو روکنے کے لیے نہیں آئے ہیں. حقیقت میڈم نے بولا کہ والدین پر, استاد پر بہت بڑی ذمہ داری ہے, مگر ایک ذمہ داری گورنمنٹ پر, ایڈمنسٹریشن پر بھی بنتی ہے. ایک دریا سے پانی کا مٹکا لینے سے دریا خشک نہیں ہوتا ہے. جس کا مکان سیز ہوتا ہے اس نے کروڑوں کمایا ہے, اربوں کمایا ہے, اس کو وہ سیز ہونے سے 10-20 لاکھ کی پراپرٹی سیز ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور یہاں جو بتایا گیا کہ 2 سال 3 سال سزا ملتے ہیں, کہاں کی سزا ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے 2 سال 3 سال, 2 مہینے 4 مہینے ملتے ہیں. جب ایک مجرم مرتا ہے 10 مجرم جنم لیتے ہیں. جب تک مجرم کی ماں مر جائے گی تب تک کوئی نیا مجرم جنم نہیں لے گا. حقیقتاً جب تک ہر کسی کو عمر قید کی سزا لگے تب تک میرا بچہ نہیں بچے گا, اس کا بچہ نہیں بچے گا. استاد کچھ نہیں کر سکتا ہے, والدین کچھ نہیں کر سکتا ہے. رہی بات مائکوں پر ہمارے جو خطیب صاحبان ہیں, ان کا خطبہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک اس ڈرگ ایڈکٹر کو پکڑ کے عمر قید نہیں ہوگی. ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ پہ. ہم جانتے ہیں کہ ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے گھر کو, اپنے بچوں کو بھی تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ اس ملک کی آبادی میں, پوری آبادی میں سے تقریباً آدھی آبادی جو ہے وہ عورتوں کی ہے, لیکن وہیں یہی عورت جو ہے ایجوکیشن حاصل کرنے میں ابھی کافی پیچھے ہے. تو جاننے کی کوشش کروں گی یہاں کے لوگوں سے کہ لولاب کی لڑکیوں کو کیا ان کے حقوق اس طرح سے دیے جاتے ہیں جیسے لڑکوں کو ملتے ہیں, کیا ان کو ایجوکیشن کے وسائل ٹھیک اسی طرح ملتے ہیں جس طرح ایک لڑکے کو پڑھایا جاتا ہے یا نہیں. وومن امپاورمنٹ میں یہی کہوں گی, وومن امپاورمنٹ از لائک وین وومن آر ٹریٹڈ ایکولی ایز مین. there should not be any inferiority or superiority complex. جتنے پاورز مین کو دیے گئے ہیں اتنے ہی پاورز انڈاؤٹیڈلی وومن کو بھی ہے. لیکن یہاں پہ جو اسٹیریوٹائپس ہے ہمارے سوسائٹی میں, یہاں پہ اگر وومن کوئی اگر سوسائٹی سے باہر جائے ان کے پیچھے باتیں لگ جاتی ہے. دیکھو اس کی بیٹی آگے جا گئی, اب اس کے پیچھے باتیں کرنی ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ بنا کے رکھا ہے لوگوں نے, the tables are totally turned now, اس کو چینج کرنا پڑے گا. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ وومن کے لیے بھی کچھ اسپیشلی پروگرامس اسٹارٹ کرے تاکہ وومن بھی وہ بھی ایکولی رہے مین کے ساتھ.
यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जिस तरह के राइट्स एक मर्द के लिए, उसी तरह सेम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन औरतों के लिए भी हुकूक रखे गए हैं। उसके बगैर भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हमारे कानून में नहीं, प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है, हमारे लोगों की सोच में। तो मुझे बता दीजिए कि ये स्टीरियोटाइप्स को, इस स्टिग्मा को हम अपने दिमाग से कैसे दूर कर सकते हैं? मैम आपका पॉइंट अच्छा ये है, मैं यही बोल रही हूँ कि जब वुमेन घर से बाहर जाएंगी काम करने के लिए, तो ओब्वियसली उनके पीछे मेन रह जाते हैं जो बातों पे लग जाते हैं। तो मेन को चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से समझे, वुमेन के कौन कौन से राइट्स है, और उनके पीछे बातें नहीं करें, अपने माइंड सेट चेंज करें। नाउ द टेबल्स आर टोटली टर्न्ड ओवर। नाउ हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए। अब जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो आई थिंक कि वुमेन आर मोर कैपेबल दैन मैन, और जो काम वुमेन कर रही है वो ऑनेस्टली कर रही है एज कम्पेयर टू मैन। तो जहाँ अभी वो बात चल रही थी सोसाइटी की, तो हम किसी के दिमाग को लगाम नहीं कर सकते हैं, पाबंदी नहीं लगा सकते सोच को। हमें किसी की सोच की तरह नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें काम करना है, हमें सोचना है कि हम सही है, हम सही काम करते हैं। हमें अपने आप पे अपनी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, हमें अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि वी आर डूइंग ए गुड जॉब। हमें करना चाहिए, हम मोर कैपेबल है, सोसाइटी उसमें कुछ नहीं कर सकती है। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लोग तो बातें करेंगे, हमें पीछे मुड़ कर नहीं देखना है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हमें लोगों को ये दिखाना है, हमें जो ये हमारे पीछे जो सोसाइटी, हमें उनको दिखाना कि हम हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दैट। जब तक ना हमारा जहन ये बोले कि हम इक्वल हैं, हर एक मज़ाहिब में औरतों को बराबरी के हुकूक दिए गए हैं, और हम लोगों को चाहिए कि हम इस पर इम्प्लीमेंट करें। हम लोगों को चाहिए कि ये जो इस वक्त कोई भी इंस्पिरेशन वुमेन्स जो इस वक्त हमारे हिंदुस्तान की आगे जा रहे हैं, हमें उनको अपना इंस्पिरेशन बनाना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि बस वुमेन्स को सिर्फ चार दीवारी के अंदर किचन में ही रखना है, नहीं, ये वो ज़माना चला गया। इस वक्त हम लोगों को चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट पे और ख़ास तौर पर वुमेन एजुकेशन पे खास ध्यान दे, क्योंकि जब एक औरत एजुकेशन हासिल कर सकते तो कौम हमारा एजुकेशन बन सकता है, यानी एक पूरा ख़ानदान, उसको हम बोल सकते हैं ये ताबिंदा है, या पूरे कौम को हम बोल सकते हैं कि इस वक्त रोशनी में है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मर्दों पे ही नहीं, लड़कों पे ही नहीं, बल्कि अपनी लड़कियों पर भी खास तवज्जो दें। माँ न हो तो वफा कौन करेगा, माँ न हो तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या अल्लाह हर माँ को सलामत रखना, या अल्लाह हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारी ज़िंदगी के लिए दुआ कौन करेगा। जनाब सदर, मोहतरम उसातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे उस पुरवकार अज़ीमुश्शान तकरीब में जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है माँ। प्यारे दोस्तों, माँ बोलने में एक लफ्ज़, कहने में एक रिश्ता, लेकिन वसीयत इतनी है कि तमाम मोहब्बतें कम पड़ जाती है इस मोहब्बत के आगे। माँ अल्लाह ताला की अजीम नियामतों में से सरफहरिस्त हैं। अजीज साथियों, लफ्ज़ माँ अपने अंदर मोहब्बत, शफकत और एहसास के तमाम पहलू समेटे हुए हैं। माँ इस कायनात में सबसे सच्चे रिश्ते का नाम है। माँ अहले ज़मीन के लिए रब करीम का अजीम तोहफा है। रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का चल मुझे जबरील का पर लगता है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक सहाबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं सबसे ज़्यादा किसके साथ भलाई करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अपनी माँ से। फिर पूछा, इसके बाद? फरमाया, अपनी माँ से। इसने अर्ज़ किया, फिर किससे? फरमाया, अपनी माँ से। 3 दफ़ा आपने यही जवाब दिया। चौथी बार पूछने पर फरमाया, अपने बाप से। एक बार फरमाया, तुम्हारे खुदा ने माओं की नाफरमानी तुम पर हराम की है। गैस की माँ वो हस्ती हैं जिसके कदमों तले जन्नत है। माँ आंखों की ठंडक है, दर्दमंदी का गरा कदर नुस्खा है, और नाउमीदी में रोशन चिराग। जब तक तेरा सहारा है मुझे, जब तक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे। माँ की ममता एहसासात का मजमुआ है, और अपनी औलाद के लिए छाऊं गनसाया और सरमाए हयात है।
अदब भी करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब अली वक्कार, तालिब इल्म और उस्ताद का रिश्ता तमाम रिश्तों में मुकद्दस और पाकीज़ा होता है। उस्ताद वो है जो गुमान को यकीन में बदलता है, उस्ताद बंजर जमीन को खलियान बना देता है, उस्ताद वो है जो चश्मे बसूरत को निगाहे बसूरत अता करता है, उस्ताद वो है जो जुल्मत के शोबों में सूरज निकालता है। जनाब अली वक्कार, उस्ताद वो हस्ती है जो हाथ में जुगनू लिए शम्स व कमर से मुख्तालिफ होता है। ये महरी ताबा से जाके कह दो कि अपने किरणों को गिन के रख ले, ये महरी ताबा से जाके कह दो कि अपने किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरे के जरिए से खुद चमकना सिखा रही हूँ। जनाब अली वक्कार, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे हकीकी वालिदैन ने मुझे ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन मेरे रूहानी वालिदैन ने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जनाब अली वक्कार, मैं अपने उस्ताद किराम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी शख्सियत को निखारा और पूरे एहतियार बना दिया कि मैं आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर सकी। जनाब अली वक्कार, मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह सूरज को चमक, चांद को धमक और फूलों को महक की जरूरत होती है, इसी तरह माशरे को उस्ताद की जरूरत होती है। मैं अपने उस्तादों को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। पेशवारा है पेशवा तू है इमाम, पेशवारा है पेशवा तू है इमाम, तेरी अजमत तेरी रिफ़त को सलाम, ए मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, ए मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, तेरी अजमत तेरी रिफ़त को सलाम। आज मैं आपके सामने जो मौजू पेश करना चाहता हूँ उसका उन्वान है माहौल की आलूदगी। हमारे ज़मीन में ऐसे मादों का शामिल होना जो हमारे लिए नुकसानदा हो, इसे आलूदगी कहती है। आलूदगी की बहुत सी वजूहात में चंद का ज़िम्मेदार इंसान है। इंसान पेड़ों को काट कर आबादकारी और फैक्ट्रियाँ लगा रहा है। मोटर गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से हमारे माहौल पर आलूदगी पड़ रही है, जो आलूदगी की बास है। आलूदगी की बहुत सी किस्म है, मसलन हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, जमीन की आलूदगी की वजह से इंसान जल्द और सांस की बीमारियों का शिकार हो रहा है। ओवरऑल जो एजुकेशन हमारा जो है आजकल बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और स्कूलों में काफ़ी सुधार आ चुका है और जो स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और एक अच्छा निज़ाम देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है गवर्नमेंट स्कूलों में वो ट्रेनर टीचर्स मौजूद है, लेकिन एक फोबिया जो है उसको निकालना है, उसको बाहर निकालना है। जब वो बाहर निकलेगा तो बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में आएंगे। इस तरह से उन्हें काफ़ी टाइम है, गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी टाइम है और जो सिलेबस है हमारा वो लाइट सिलेबस है और लाइट सिलेबस में बच्चा जो है पढ़ने के साथ साथ उसको खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनबॉर्न टेंडेंसी है, उसके बगैर वो नहीं पढ़ेगा। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफार्म है गवर्नमेंट स्कूल एक बच्चे के लिए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा स्कूल है ये टॉप पर आ जाए और एक बहुत बड़ा स्कूल बन जाए डिस्ट्रिक्ट में। नाज़रीन, जहां हमने एजुकेशन की बात कर ली है तो वही बात करते हैं स्पोर्ट्स की, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल के ज़माने में एक बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एकेडमिक्स ही ज़रूरी नहीं बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि इंडिया के काफ़ी सारे बच्चे ओलंपिक्स में जाके या कई सारे ऐसी स्टेज पर जाके बहुत सारे मेडल्स लाते हैं अपने नेशन के लिए और अपने घर वालों का भी नाम रोशन करते हैं। तो यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का कैसा है, क्या यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए प्ले फील्ड्स है, क्या यहाँ पे उनको वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारी फैसिलिटीज दी जा रही है जिसकी वजह से ये अपने आप को स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं या नहीं? देखिए मैडम, जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, मैं पूरे लोलाब की बात करूँ तो कहीं मतलब कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ मैडम मतलब ग्राउंड हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ जगहों पे सपोर्ट्स की प्रॉब्लम है। अभी की एजुकेशन की बात चल रही थी, वहीं से टीचरों की भी बात चल रही थी। हाँ, इनका एक गवर्नमेंट स्कूलों में एक फिजिकल टीचर अलग से होता है। जैसे कि मैं अपने हाई स्कूल की बात करूं, मैं इस गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, मैं इसी गांव की बात करूं कि पास में मेरा हाई स्कूल रहता है। 45 कनाल्स हाई स्कूल के नाम पे हैं। ये फिजिकल टीचर को सोचना चाहिए कि ग्राउंड मेरा है, मेरे स्कूल का है, मुझे आगे बच्चे को लेना चाहिए, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कूलों को आती हैं। उनसे अच्छा है
मैं यहाँ आर्मी गुडविल स्कूल की बात करूँ, जहाँ से 15 दिन बाद, महीने बाद एक लड़का 2 लड़का कुछ ना कुछ हासिल करके आते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे नेशनल लेवल पे। वहाँ उस स्कूल के बच्चे जब हासिल करके कुछ लाते हैं, वो आर्मी गुडविल स्कूल जो है वो हमारे जंगल में है, उसका कोई ग्राउंड आगे नहीं है। ये जो हमारा हाई स्कूल है, मैं अपने ही गाँव की बात करूँ मैम, ये जो हमारा हाई स्कूल है, यहाँ अलग से फिजिकल टीचर होता है, इनका एक अपना पीरियड होता है बच्चों को। अगर 7 पीरियड होते हैं, 8वां पीरियड होता है 40 मिनट 45 मिनट, क्योंकि 2013 तक मैं भी इस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि आधा घंटा 1 घंटा हमें मिलता था ग्राउंड में आने के लिए, लेकिन पिछले 2-3 सालों से अगर मैं देख रहा हूँ इस ग्राउंड को, हमारे इस स्कूल के बच्चों को टाइम नहीं मिलता है इस ग्राउंड में आने के लिए। मैं अगर इस वक्त आपके सामने एज ए स्पोर्ट्स पर्सन इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सबसे पहले मेरा जो क्रेडिट, इसका सब कुछ जो क्रेडिट जाता है मेरी स्कूल को जाता है, आर्मी गुडविल स्कूल। हर टाइम ये हमें सपोर्ट करते रहते हैं और इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है हम कि हमें स्पॉन्सर करते हैं। बाकी अगर रही गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की या अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा की, उसकी तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि हम अपने उस टैलेंट को आगे लोगों तक पहुंचाए या उस स्टेज तक अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। यहाँ पे मेरे साथ और भी 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट्स हैं। ये बहुत ही बदकिस्मती के साथ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे लोलाब का यूथ उस टैलेंट को उस स्टेज पे रिप्रेजेंट कर पाए। कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मैं अगर बात करूँगा, यहाँ पे ना प्ले ग्राउंड्स है, ना वैसे स्टेडियम्स है, ना वैसी कोई लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। और रही बात हमारी टैलेंट की, वो हमारे यूथ में कम नहीं है। इंशाल्लाह अगर हम सबको एक मौका मिलेगा उस टैलेंट को शो करने के लिए, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हमारे यूथ IPL नहीं बल्कि एशियन मेडलिस्ट्स बनेंगे, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट्स बनेंगे, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट्स बनेंगे। हमारे में है वो पोटेंशियल कि हम अपने इस लोला वैली का नाम रोशन करेंगे और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। जहाँ तक सपोर्ट्स की बात है, हमारे जो लोला में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल नेशनल खेल चुके हैं, लेकिन उनको एक सपोर्ट्स में जो सपोर्ट नहीं मिलता। और रही बात स्पॉन्सर की, अगर हमें एजेस चंडीगढ़ में नहीं होते, हम एजेस चंडीगढ़ में नहीं होते तो शायद हम नहीं खेल पाते, क्योंकि एजेस चंडीगढ़ की वजह से ही हम आगे खेल चुके हैं, इंटरनेशनल नेशनल खेल चुके हैं। और स्पॉन्सर की जो बात है वो आर्मी से हो रही है हमारी। और रही बात इंडोर की, हमारे यहाँ पे लोला में जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंडोर की बहुत प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो बात है। और हमारे साथ मतलब गवर्नमेंट ऐसे है जो हमसे इस बारे में पूछती भी नहीं है, और हम ऐसी जगहों पे जा भी चुके हैं जहाँ पे हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बारे में, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला अभी तक हमें। और जो बात हमारे प्लेयर्स की है, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे आगे एजेस चंडीगढ़ नहीं होता और इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम इंटरनेशनल नहीं खेल पाते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो बातें हैं आगे भी पहुंच जाए, ताकि हमें इससे भी अच्छा जो प्लेस मिले खेलने के लिए, क्योंकि अभी हम इंटरनेशनल खेल चुके हैं। हमारी जो ख्वाहिश है एशियन गेम्स, वर्ल्ड गेम्स में जाना चाहते हैं, तो हमारी जो बात है आगे पहुँचाई जाए ताकि हम भी आगे जा सकें। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे आज हमारी टीम ने लोलाब का दौरा किया था। इसी तरह हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का भी कर सकती है। सिर्फ हमारे दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें, हमें ईमेल करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है,